हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हल करते हैं। हल करने से पहले आप हमारे एक छोटे से उदाहरण को समझ लीजिए, उस चीज़ को समझ जाएंगे तब मैं इसको फिर बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझसे ये कहा जाए कि ये साबित करना है कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ठीक है, मुझे ये साबित करना है कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। तो मैं ये चीज़ साबित न करके, मतलब 10 के विद्यार्थी हैं ये न साबित करके, मैं उसका उल्टा साबित कर दूं कि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी नहीं हैं। बात समझ गए ना, कहने का मतलब समझ गए ना। मैं ये साबित कर दे रहा हूँ कि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी नहीं हैं, तब पर भी तो ये हो गया कि मैं साबित कर दिया कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ठीक है, आया बात समझ में। कहने का मतलब ये होता है कोई चीज़ हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया है तो डायरेक्ट उसको न लेके उसके उल्टा मतलब कुछ दूसरे चीज़ को मान के दिखा दूं कि ये नहीं हो सकता है, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हमारा सही हो जाएगा। बात समझ गए ना। जैसे आपको बताना है कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, साबित करना है, तो मैं ये साबित कर दे रहा हूँ कि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी नहीं हैं, तब पर तो ये बात सही हो गया कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ओके, समझे। बस उसी तर्क पे हम इसको लगाएंगे। चलिए देखिए, मानेंगे इसको। इसके विपरीत जो ये दिया गया है कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको अपरिमेय नहीं ले चल रहे हैं। अभी समझाया ना क्यों अपरिमेय नहीं ले रहे हैं, तो हम इसका उल्टा मान लें। इसका विपरीत माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। ओके है, बस समझ में। अब बताइए, जब मान लेंगे कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, तब हम क्या लिख सकते हैं? तब लिख सकते हैं कर्णी 5 बराबर P/Q लिख सकते हैं ना। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब कोई परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप का होता है, यानी कर्णी 5 को हम लिख सकते हैं P/Q। है बस समझ में। जहां अभी आपको भी पता है, कंडीशन पता है, जहां P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको पता है, परिमेय संख्या का रूल पता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर मुझे पता है कि P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये क्या आ गया? सहअभाज्य क्या आ गया? तो सहअभाज्य मतलब क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं जिनका मौस केवल एक हो, या कह सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जो केवल एक से ही कटे, वही क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 3 और 5 ये किससे कटेगा? केवल एक से कटेगा। ये सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य में जरूरी नहीं है कि केवल विषम संख्या हो, सम संख्याएं भी आ सकती हैं। जैसे 4 और 9, देखिए ये एक सम है एक विषम है, ये भी सहअभाज्य। क्यों? क्योंकि ये दोनों को देखा जाए तो केवल एक से कटेंगे। अलग अलग तो ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। अलग अलग नहीं, दोनों किससे कट रहे हैं? दोनों केवल एक से कटेंगे। इसी तरह संख्याओं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो चलिए ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसके जगह पे आप या करके ये भी लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा इनका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप या तो इस कंडीशन को लिख सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो इसका पूरा विस्तार रूप ये लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन आप लिख सकते हैं। ये जो लिखा गया है P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू 0, उसी का ये विस्तार रूप है कि P और Q एक पूर्णांक है तथा इसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q नॉट इक्वल टू 0। आया बात समझ में? ये क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन कब फॉलो करेगा? जब ये एक परिमेय संख्या है तब। जब ये परिमेय संख्या माने हैं, जब परिमेय संख्या है तो इसका जो P और Q जो है केवल एक से कटने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हल करके देखें। तो हल करेंगे तो इसका गुणा करिए, क्या हो जाएगा? ये कर्णी 5 Q हो जाएगा। अब यहाँ से हल करते हैं, कर्णी में 5 Q बराबर P हो गया, मतलब इसको हल करें। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या होगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्यों कर्णी है, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर जब वर्ग कर देंगे, ध्यान दीजिए क्या होगा, ये करीब 5 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा अब, और ये पी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, दोनों पक्षों का वर्ग इस तरह होगा ना, क्लियर। अब देखिए ये क्या होगा, करीब 5 का वर्ग हो गया 5, क्यू का वर्ग होगा क्यू स्क्वायर बराबर ये हो गया पी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये बन गया हमारा समीकरण 1, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, समीकरण 1 ये बन गया मेरा समीकरण 1। आया बात सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये मतलब ये करीब 5 का स्क्वायर 5 क्यों आया, आपको पता है कि जब कड़ी की दो संख्याएं समान हो आपस में गुणा होता है तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। है बात समझ में, क्यों होता है, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कड़ी में 25 हो जाएगा, 5 गुणे 5 कड़ी में 25, फिर इसको तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 5 गुणे 5, तो ये दो जो यहाँ 2 रहता है छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है लिखते नहीं थे, 2 संख्या का जोड़ा बन के बाहर निकलेगा, ये 2 संख्या मिल गया, दोनों मिल के बाहर एक बार 5 आ गए। है बात सुनिए, ये दूर होता है इस तरह निकलता है 5 आ गया। तो इसी तरह आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे करीब 7 गुणे करीब 7 का गुणा करना हो, 2 समान संख्याएं कड़ी की हैं उनका आपस में गुणा करना है, तो इसकी कड़ी हट जाती है, हो जाता है 7 हो जाएगा। बस में कोई भी संख्या रहे, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए, तो ये करीब 5 का वर्ग 5 हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया बराबर पी स्क्वायर हो गया, ये हमको मिला समीकरण 1। यहाँ से आप फोकस करिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कहने का मतलब है पी स्क्वायर, देखिए यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा समझिए, ये पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ q का कुछ भी मान रखेंगे तो जो p की वैल्यू आएगी वो 5 से कटेगी, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। आए बात समझ में, क्लियर है ना, जो p स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 5 से कटेगी। क्यों, चेक कर लीजिए, मान लीजिए q की जगह आप कहें सर हम 2 रखते हैं, तो 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 5 गुणे 2 का स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 5 गुणे 2 दूनी 4, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 चौको 20 है, पी स्क्वायर का मान 20 है, देखिए 20 5 से कट रहा है, 5 चौको 20, क्लियर है। चलिए एक और उदाहरण ले लीजिए, नहीं आप कहेंगे नहीं सर मैं 9 रखूंगा, तो 9 रख के चेक कर लीजिए, पी स्क्वायर इक्वल टू 5, यहाँ 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 गुणे 9 9 81 हो गया, फिर पी स्क्वायर इक्वल टू 5 से कम 5 5 उठे 40, अब 405, फिर कट देखिए पी का मान 405 आया, ये भी जो है 5 से कटेगा, क्लियर, देख लीजिए कट रहा है, 5 उठे 40, 5 5 एक कम 5, देखिए कट गया, क्लियर है। तो यही कहने का मतलब, ये ध्यान रखिएगा, समझ आ गया। ये इस कंडीशन से ये मुझे मिलता है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ आ गया। जबकि संख्या का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 5 से विभाज्य होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लें 25 जो 5 से विभाज्य है, जैसे पी स्क्वायर का मान 25 ले लें, ये 5 से विभाज्य है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा, 5 भी देखिए 5 से विभाज्य है, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या हम 10 ले लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो देखिए ये 5 से विभाज्य है, ये विभाज्य है 20 बार जाएगा, तो ये भी 5 से विभाज्य है। आया बात सुन में, इसमें तो कोई आपको डाउट है नहीं, क्लियर। चलिए देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया है जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इस कंडीशन से मिला है मुझे, जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब ये चीज़, ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि पी भी 5 से कट रहा है, क्लियर, ये चीज़ ध्यान हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इस समीकरण में ये पी जो है हमको पता चल गया ये 5 से कट रहा है, तो अब हमको क्यू भी चेक कर ले 5 से कट रहा है नहीं कट रहा है, इसके लिए एक अलग मान लेते हैं, पी की जगह कुछ मान लेते हैं, माना P इक्वल टू, P का मान मानेंगे क्योंकि P के बारे में पता चल गया 5 से कट रहा है, इसलिए जो भी मानेंगे P बराबर ही मानेंगे। तो ये 5 से कट रहा है तो 5 के साथ कोई संख्या पूर्णांक रख दें, तो माना P इक्वल टू 5R रख दिए, समझ गए। P के जगह ये 5 से विभाजित हो रहा है इसलिए 5 के साथ कोई पूर्णांक रख देते हैं, माना P इक्वल टू 5R। ये क्यों मानना है, क्योंकि हमको ये चेक करना है Q को भी दिखाना है ये किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं, क्लियर। तो मान लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ R एक पूर्णांक है, बस, क्लियर, बात समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब जब ये मान है तो समीकरण 1 से है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, यही ना, देखिए 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यही है, क्लियर। तब यहाँ p के जगह हम 5r रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर इक्वल टू 5r का स्क्वायर हो गया, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 5q स्क्वायर बराबर ये हो जाए 25r स्क्वायर हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत। आगे चलिए, यहाँ q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25r स्क्वायर बटे 5, आया बात समझ में। अब ये 5 से कर सकता है, 5 बचे 25। अब देखिए
क्यू स्क्वायर बराबर 5r² आ गया। अभी देखिए, अब इससे भी इस कंडीशन से हमको क्या मिलता है, क्यू स्क्वायर की जो भी वैल्यू मिलेगी वो 5 से विभाजित होगा। क्लियर, तो लिख सकते हैं ना, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्लियर, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्यू भी जो है 5 से विभाज्य हो रहा है। आए बात समझ में। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरह P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, जब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है तो क्या है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, इसलिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज क्या लिखा गया समझ में आ रहा है आपको? देखिए समझा रहा हूं, जब मैं कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या मान लिया था तो मुझे ये साबित करना था कि ये केवल 1 से कटेगा, किसी दूसरे से नहीं कटेगा। क्लियर है, क्योंकि मैं उल्टा मान के इसको साबित सिद्ध करने जा रहा हूं। जो उल्टा माना हो तो इसको साबित करना पड़ेगा, तभी नहीं ये माना जाएगा कि ये गलत है। लेकिन जब मैं इसी को नहीं साबित कर पाऊंगा, जब ये मेरा गलत साबित हो जाएगा तो यानी कि ये चीज सही हो गया। मैं आपको समझाया हूं शुरू में ही। ठीक है, तो वही देखिएगा, जब मैं इसको हल किया हूं तो देखिए ये मिल रहा है कि ये 5 से भी विभाज्य हो रहा है, यानी ये 1 के अलावा 5 से भी विभाज्य हो रहा है, यानी कि जो मैं माना हूं वो गलत साबित हो गया, ये मैं जो माना हूं वो गलत है। जब ये गलत हो गया तो यानी कि ये चीज सही हो गया। है बात समझ में? तो वही चीज लिखेंगे, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है, इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। जो मैं माना था कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हो गया। ये मैं माना था तो ये गलत साबित हो गया, तो यानी कि तब क्या सही हो जाएगा, जब ये गलत साबित हो गया तो ये कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, अब समझ में आ गया। अब आप यहाँ दिया रहे कड़ी में 2 या कड़ी में 3 या कड़ी में 7 या कड़ी में 11 या कुछ भी दिया रहे, इस तरह आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और लिखने का तरीका आप देखिए कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। ओके, आया बात समझ में? ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सब चीज़ फ्री है, ये इसमें कंजूसी आप लोग मत किया करिए। ठीक है, तो और बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और अपनी तैयारी आप जारी रख सकते हैं। ओके दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ओके, बाय बाय।